एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बीएससी के एग्रीकल्चर में ये जो बॉटनी और जूलॉजी का सेक्शन है उसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। जितना भी हमारे यहाँ पे कोर्सेज रन करते हैं बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उस कोर्स को परचेज करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें आपको हमारे हर कोर्स में बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी कोर्स होते हैं उन सब के लिए हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप में आपको वीडियोस मिलेंगे। तो आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद हम हमारे एंट्रेंस एग्जाम जो बीएचयू के लिए हर कोर्स के लिए जितने कोर्सेस हैं उन सब के लिए हम जितने भी टीचर्स हैं सब मिलकर आपके लिए तैयारी कराएंगे। मैं श्रद्धा उपाध्याय आप लोग की बॉटनी और जूलॉजी को टीचर हूँ और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे आज सिलेबस का डिस्कशन कराने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेंगे पेपर पैटर्न की, जो आप पहले भी सुन चुके हैं, वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन हम शुरुआत यहीं से करेंगे। थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं इन सबको कि पेपर पैटर्न कैसा है। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चों को दिमाग में ये है कि सीयूसीटी के थ्रू पेपर होगा बीएचयू का, कि बीएचयू खुद अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आपका पूरा फोकस जो होगा वो इस टाइम पे एंट्रेंस एग्जाम पे होना चाहिए, इस पे नहीं कि एंट्रेंस एग्जाम किसके थ्रू होगा, सीयूसीटी के थ्रू होगा या बीएचयू खुद कंडक्ट कराएगा। इस पे समय आप अपना वेस्ट करने की जगह आप अपना सिलेबस जो है उसको तैयारी में लगाइए। तो आइए सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर का ड्यूरेशन कितना है, तो वो होता है 120 मिनट का। मतलब आपको टोटल यहाँ पे मिलते हैं 2 घंटे। अब इसमें आपको टोटल क्वेश्चंस जो पूरे पेपर में मिलते हैं वो होता है 200 क्वेश्चंस, मतलब 200 एमसीक्यू यहाँ पे आपको मिलते हैं। अब लेकिन इसमें आपको अटेम्प्ट कितने करने रहते हैं, सिर्फ 100 क्वेश्चंस आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। अब इसमें कैटेगरी क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो पूरे पेपर में आपको क्या क्या मिलता है, मेंटल एबिलिटी मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, फिजिक्स और मैथ्स मिलेगा, बॉटनी एंड जूलॉजी मिलेगा और एग्रीकल्चर मिलेगा। लेकिन इसमें आपको सब अटेम्प्ट नहीं करने हैं। कंपलसरी होता है सिर्फ मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री, जिसमें आपको 25-25 क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके बाद आता है फिजिक्स एंड मैथ्स, मतलब जो मैथ्स के बच्चे हैं वो फिजिक्स और मैथ्स कर सकते हैं, या तो जो बॉटनी के बच्चे हैं बायोलॉजी के बच्चे हैं वो बॉटनी और जूलॉजी कर सकते हैं, या तो जो एग्रीकल्चर जिनका स्ट्रांग है या जो एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं वो आगे यहाँ पे इसमें एग्रीकल्चर यहाँ पे सेक्शंस को कर सकते हैं। मतलब ये तीनों जो सेक्शन है ये ऑप्शनल है, लेकिन आपका ये जो 2 सेक्शन है मेंटल एबिलिटी और केमिस्ट्री का, ये आपका कंपलसरी है। तो इन तीनों में से आपको ये एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन ये और 50 कोई इन तीनों में से, तो हो गए ना टोटल 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन में से कम अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपका 80 to 85 क्वेश्चन जरूर ठीक सही होना चाहिए। 85 तो होना ही चाहिए, क्योंकि बीएचयू के एजी का कट ऑफ जो जाता है वो बहुत ज्यादा हाई जाता है। तो आपके क्वेश्चन पे कमांड अच्छे से होने चाहिए। घबराएंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हमारे सारी फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो आपकी जम के तैयारी कराएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेंगे कि अगर सीयूसीटी होगा तो क्या। तो सीयूसीटी होगा तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर सीयूसीटी होता है तो उसमें भी आपको ये 2 सेक्शन मिलेंगे। पहले सेक्शन में आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, जिसके बारे में आपको डिस्कशन कराया जा चुका है कि इसमें क्या क्या पूछेगा, उसमें भी हम उसके बारे में आपको पूरी तैयारी कराने वाले हैं। दूसरा सेक्शन जो है डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि उसी में आपका ये सब आने वाला है। अब इसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं है कि कितना क्वेश्चन कहाँ से आएगा। वही मेंटल एबिलिटी, वही केमिस्ट्री, वही फिजिक्स, मैथ, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी ही रहने वाला है। हाँ, लेकिन हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इधर उधर बदल सकते हैं। लेकिन अब इससे पता क्या चलता है आपको कि आपका ध्यान सीयूसीटी या बीएचयू कंडक्ट करा रहे एग्जाम इस पे नहीं होना है। आपका ध्यान होना है कि आप ये पूरी तरह से सिलेबस पे अच्छा कमांड पा लें।
तो आइए हम इस वीडियो में अब देख लेते हैं कि आपके बॉटनी और जूलॉजी में ये जो 50 क्वेश्चन है ये कहाँ से पूछता है, क्या क्या चैप्टर्स हैं जो उस पर आपका पूरी तरह से अच्छा कमांड होना चाहिए। तो आइए अब देख लेते हैं कि बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस डिस्कशन क्या है BHU BSc AG एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इसमें कि आपको क्या क्या चैप्टर्स हैं जो कि पढ़ने हैं। सबसे पहले आता है इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगर आप CBSE के स्टूडेंट होंगे तो ये आपको आपके 11th क्लास में मिला होगा बायोलॉजी के चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पे आपको पढ़ना है प्रोटिस्टा और फंजाई। तो इतनी चीजों के बारे में आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन जो बनता है और अक्सर बनता है वो है साइनोबैक्टीरिया से, ब्लू ग्रीन एल्गी से। अब ब्लू ग्रीन एल्गी यहाँ पे एल्गी नहीं है, ये आपका एक तरह का बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह पूछता है। हेट्रोसिस्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हेट्रोसिस्ट से जरूर क्वेश्चन पूछता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बैक्टीरियाज के अगर यहाँ पे और टाइप की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया वगैरह जो होता है, मिथेनोजेंस कौन बनाते हैं, मीथेन का प्रोडक्शन CH4 गैस है, कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे थर्मोएसिडोफाइल्स, ये सब एग्जांपल्स पूछता है। तो बैक्टीरिया के जो इस पे एग्जाम्पल नाम पे आपको इस पे फोकस रखना होता है। जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए डिजीज के नाम पे, बैक्टीरिया या फंजाई के नाम पे, उनका क्या काम है, उनके फंक्शंस पे। तो इन सब पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के बारे में भी रहता है, प्रोटिस्टा से भी क्वेश्चन बनता है, फंजाई से बहुत बनता है। अब फंजाई में यहाँ पे आप लोग को 3-4 क्लासेस पढ़ने होते हैं, जिसमें आ जाता है आपका एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज से बहुत पूछता है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में लैक करता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में। अब एस्कोमाइसिटीज एक तरह का फंजाई है, वहां से क्वेश्चन बनता है। अब पूछ देगा वहां पे कि सैक फंजाई किसको कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई किसको कहते हैं। तो ये सब फंजाई के अलग अलग कैटेगरी है जिसके ये दूसरे नाम है और क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। कभी कभी उनके एग्जाम्पल पूछ देगा कि ये फंजाई का एक डिजीज है, पेनिसिलियम है, तो ये किसमें फंजाई, कौन से फंजाई की वजह से, कौन से उसकी क्लास की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और हम जब इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए इनके एग्जाम्पल पे और हर एक बैक्टीरिया या फंजाई का काम क्या है, उनका यूनिक फीचर क्या है, उस पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया को हम मोनेरा भी कहते हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। प्लांट और एनिमल इसके बाद वाला ही है, लेकिन प्लांट किंगडम अलग पढ़ना है और एनिमल किंगडम अलग पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़े किंगडम है ये, इनका क्लासिफिकेशन बहुत ब्रॉड है। अब जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनके आपको इसको अलग से सेपरेटली पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन, इसका सब क्लासिफिकेशन, इसके एग्जाम्पल, उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद जो दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम क्या पढ़ेंगे, तो प्लांट किंगडम में यहाँ पे आप लोग थैलोफाइटा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होगा यहाँ पे प्लांट किंगडम में आपका कि यहाँ पे ब्रायोफाइट से क्वेश्चन बनता है। लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस, मॉस का अलग अलग एग्जाम्पल दे देता है। एग्जाम्पल में पूछेगा बताइए ये मॉस जो है, बॉग मॉस, पीट मॉस, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आप प्रैक्टिस पेपर्स देख रहे होंगे तो इससे आपको पता चलेगा। तो अलग अलग मॉसेस जो हैं उनके एग्जाम्पल से पूछता है। टेरिडोफाइट से भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ब्रायोफाइट्स का सबसे कॉमन सा क्वेश्चन पूछता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस रहते हैं। हम इनके लाइफ साइकिल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लाइफ साइकिल आपका हमारा यहाँ पे हैप्लॉन्टिक भी हो सकता है, डायप्लॉन्टिक भी हो सकता है, हैप्लोडायप्लॉन्टिक भी हो सकता है। मतलब 3 तरह की लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे पढ़नी है। इन लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चंस बनते हैं। हैप्लो मतलब n नंबर, डिप्लो मतलब डाई का मतलब ही है 2, तो 2n नंबर। तो इसमें आपको स्पोरोफाइट और गैमिटोफाइट 2 टर्म्स पढ़ने होते हैं।
अगर 12th अभी आप निकल गए 12th या फिर परसुइंग है तो आपको हल्का फुल्का याद आ रहा होगा कि आपने गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पढ़ा होगा 11th क्लास में। तो हम उसके बारे में फिर से आपकी सारी जानकारी फिर से रिफ्रेश करने वाले हैं जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो गैमेटोफाइट पढ़ेंगे, स्पोरोफाइट पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों से पढ़ने के बाद हम हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर और क्लियर होने वाले हैं। तो इस तरह से हमें प्लांट किंगडम पढ़ना है। एग्जाम्पल्स पे फिर फोकस रहेगा। उसके बाद आ जाएंगे एनिमल किंगडम पे। तो एनिमल किंगडम में तो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। स्टार्ट होता है पॉरीफेरा से। तो पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। इतने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, एग्जाम्पल नहीं। तो इन सब क्लासिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और जहां से पूछता है वो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। यहाँ पे इनके क्वेश्चंस जो बेसिकली बनते हैं वो है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताइए, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम बताइए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब एग्जाम्पल्स क्योंकि इनके बड़े इजी होते हैं तो एग्जाम्पल से क्वेश्चंस थोड़े से कम बनते हैं। स्पॉन्जेस से कभी कभी बन जाता है कि ओपनिंग्स का नाम क्या है, ऑस्टियोल से बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का से। उसके बाद आ जाते हैं अगर हम लोग यहाँ पे मैमल्स के पास जाते हैं तो मैमेलिया में आने से पहले हम लोग कॉर्डेटा में अगर जाएं तो उसमें आपको यहाँ पे मिलते हैं यहाँ पे फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल। मैमल का कभी कभी एग्जांपल एमसीक्यू में पूछता है, बोलेगा कि विच इज नॉट अ मैमल और विच इज अ मैमल, एक्सेप्शंस करके क्वेश्चन बनता है। प्लैटिपस याद रखिए, एक ऐसा एग्जाम्पल है मैमल का जो कि एग लेइंग होता है, अंडे देता है। तो इस तरह से एनिमल किंगडम से क्वेश्चंस बनेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं प्लांट्स में। तो एक्सटर्नल फीचर्स में आप क्या देखते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको एजी में जो पूछेगा बॉटनी जूलॉजी में वो पूछता है मॉडिफिकेशन से। मतलब कि अगर रूट है, अगर जमीन के अंदर हो रहा है तो उसका मॉडिफिकेशन क्या है। तो कैरेट, गाजर है, मूली है, ये सब क्या है, ये सब रूट के मॉडिफिकेशंस हैं। तो रूट का मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन, तो इस तरह से। और यहाँ पे कभी कभी स्टेम का मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या क्या बना, रूट, स्टेम और लीफ, तीन के मॉडिफिकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मॉडिफिकेशन पार्ट जो होगा उस पर हमारा फोकस होना चाहिए कि मॉडिफिकेशंस अगर हो रहे हैं प्लांट्स में तो वो मॉडिफाई होके क्या बनते हैं। फाइलोड से क्वेश्चंस बनता है, फाइलोड का एग्जांपल दीजिए। तो इस तरह से अब बताइए यहाँ पे राइजोम का एग्जांपल दीजिए, बल्ब, ट्यूबर, ये सब क्या है, ये सब स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं। तो मॉडिफिकेशन से आपको क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। इसके बाद यहाँ पे मॉर्फोलॉजी अगर खत्म हो जाए तो इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है। फोटोसिंथेसिस अगर है तो C3 और C4 साइकिल से जरूर क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं तो पूछ देगा पहला प्रोडक्ट बताइए C3 साइकिल में, तो याद करिए क्या था, PGA था। C4 साइकिल में रहेगा तो OA था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। पहला CO2 एक्सेप्टर बताइए तो C3 साइकिल में रुबिस्को था, C4 साइकिल में चले जाए तो क्या था, पेप था। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। साइकिल्स पे मेन फोकस रहता है आपका फोटोसिंथेसिस पे। तो फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन आपका जरूर C3 C4 साइकिल से बनता है, तो अच्छे से ये दोनों साइकिल पढ़ेंगे। इसके बाद रेस्पिरेशन चैप्टर जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है नेट गेन ATP का, ये आपको जरूर मिलेगा आपके बहुत सारे सैंपल पेपर्स में। नेट गेन कितना होता है भाई ATP का रेस्पिरेशन के टाइम पे, तो उसको याद रखेंगे कि वो होता है 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। टोटल ATP बनता है 38, लेकिन नेट गेन कितने का होता है, 36 ATP का होता है। तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है TCA साइकिल, जिन्हें क्रेब्स साइकिल्स नाम से भी जाना जाता है। अब ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है भाई कि एम्बेडन मेयर ऑफ पाथवे किसको कहते हैं, EMP पाथवे, एम्बेडन मेयर ऑफ एंड पार्नस, 3 साइंटिस्ट थे, इन्हीं के बेसिस पे EMP पाथवे भी नाम पड़ा ग्लाइकोलिसिस का। तो दूसरे नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है,
जान रहे हैं प्रोसेस क्या है, लेकिन दूसरा नाम नहीं पता है, तो नाम पे भी यहाँ ध्यान देंगे। तो रेस्पिरेशन में आपका ध्यान होना चाहिए ग्लाइकोलिसिस पे और टीसीएस साइकिल पे। और एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे जितने यहाँ पे आपके अलग अलग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, उन 5 कॉम्प्लेक्स के नाम याद होने चाहिए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। यहाँ से क्वेश्चन आप हमेशा मान के चलिए पूछता है, बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि ना पूछे। इधर सालों में 3-4 साल के पेपर में तो आपको हमेशा मिलेगा साइकिल से क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस या टीसीए साइकिल से क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाता है मिनरल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से क्वेश्चंस बनते हैं। तो न्यूट्रिशन में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एक बनता है माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें से कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और अलग अलग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे, तो वो आप पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में। अब बात करें अगर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आपको कुछ क्वेश्चंस तो हमेशा पूछता है, और वो है इम्बिबिशन, और दूसरा है यहाँ पे आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन से। तो ट्रांसपोर्टेशन में 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि यूनिपोर्ट है तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल जा रहा है, सिम्पोर्ट है तो 2 मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एंटी का मतलब ही अगेंस्ट, तो एक मॉलिक्यूल एक साइड, दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे साइड। तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है मॉलिक्यूल का, वो मेम्ब्रेन के किस तरफ जा रहा है, एक ही तरफ जा रहा है और एक ही जा रहा है, या 2 हैं और दोनों अलग अलग तरफ जा रहे हैं। तो इधर से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये 3 कैटेगरीज बनती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो हमेशा पूछता है वो है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है, एक सीड है, उसको आपने मिट्टी में बोया, अब उसमें से क्या होता है, एक प्लांट निकलता है। तो वो क्यों निकल रहा है, क्योंकि आपने उसको, जब वो मिट्टी में था वो सीड, तो आपने उसको पानी दिया है, मतलब वो पानी एब्जॉर्ब हुआ है। तो सीड जब होता है, जब वो सरफेस पे पानी एब्जॉर्ब करता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्बिबिशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पूछता है। तो डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है वाटर पोटेंशियल। साई देखिए ये यूनिट है, तो इधर से भी क्वेश्चन बनता है। तो वाटर पोटेंशियल अक्सर पूछता है, प्योर वाटर का कितना होता है, तो कितना होता है भाई, 0 होता है। वाटर पोटेंशियल कभी भी ज्यादा नहीं होता है, ये हमेशा 0 होता है। एक अगर प्योर वाटर का है तो, अलग अलग वाटर का अलग अलग केस में होगा। प्योर वाटर की मैं बात कर रही हूँ, उसमें भी आता है सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, और इन तीनों से मिलकर बनता है एक इक्वेशन जो है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो ये एक इक्वेशन तैयार होता है। ये भी आपको बनता है जब आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे होते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है, मास फ्लो हाइपोथेसिस किसने दिया, मंच ने दिया। ये भी आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स में मिलेगा। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस किसने दिया, मंच ने दिया। ये भी क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमारा एक छोटा चैप्टर होने के बावजूद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक में गिना जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में हम सारे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं जो कि एक एनिमल या ह्यूमन बॉडी में होता है। स्टार्ट करते हैं विथ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन है तो डाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करेगा, मतलब डाइजेशन है तो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है तो एक्सक्रीशन भी होगा, तो एक्सक्रीशन भी पढ़ते हैं। तो इसमें रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, ये सब चीजों को हम इसमें डिस्कस करते हैं जब हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक आता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये मैं एक यूनिट की बात कर रही हूँ, ये पूरा यूनिट है, इसके अंदर आपको बहुत सारे हैं चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो पढ़ना है। हम इनको टॉपिक देखेंगे, चैप्टर ना देख के।
तो हम कहते हैं ये एक चैप्टर है। तो एनिमल फिजियोलॉजी में आप डाइजेशन जब पढ़ते हैं तो इसमें एंजाइम से जरूर क्वेश्चन बनता है, तो आपको एंजाइम्स के बारे में पता होना चाहिए कि जब डाइजेशन चल रहा है तो स्टमक में कौन से एंजाइम्स हैं, इंटेस्टाइन में कौन से एंजाइम्स हैं, तो ये सब पे भी काम रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा लेयर्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पाए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा ये एनिमल फिजियोलॉजी तो बड़ा चैप्टर में आता है, तो इससे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो इसको भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट था ये आपका, ये क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपका निकल के आया ये एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट एनिमल किंगडम भी। ये कुछ 3-4 गिने चुने ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन तो कंपलसरी है कि बनेगा, तो ये इतने टॉपिक्स यहाँ से बनते हैं। इसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी के बाद इसके बाद आपका एक सेल डिवीजन है जो भी 11th में पूछता है। तो सेल डिवीजन में आप क्या पढ़ते हैं, तो सेल डिवीजन में आप पूरा मियोसिस माइटोसिस पढ़ते हैं। इक्वेशनल डिवीजन किसको कहते हैं, क्वेश्चन पूछता है तो किसको कहते हैं, माइटोसिस को कहते हैं। मियोसिस वही क्या है, रिडक्शन डिवीजन है। अब यहाँ पे आपको स्टेजेस पूछता है, तो 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो इन फेजेस में एक एक करके एंट्री लेता है। प्रोफेज फर्स्ट से जरूर क्वेश्चन बनता है, तो प्रोफेज फर्स्ट में आपका क्या क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो ये इतने स्टेप्स आते हैं इसमें सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेज फर्स्ट जो होता है सेल साइकिल और डिवीजन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के निकल के आता है, तो इसमें आपको ये सब पढ़ना है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। सिनेप्सिस क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, चेस्माटा से जरूर बनता है क्वेश्चन। चेस्माटा क्या है, एक डार्क बैंड है क्रोमोसोम के ऊपर दिखता है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जितने चैप्टर्स अभी तक हमने देखे ये आपको एनसीईआरटी के 11th के बायोलॉजी में मिल जाएंगे। अब हम जिनको डिस्कस करते हैं जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक्स, और यहाँ पे माइक्रोब्स, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी। ये जो चैप्टर्स है ये आपको 12th के बायोलॉजी में एनसीईआरटी में मिलते हैं, सीबीएसई बोर्ड में पूछता है। तो अभी तक हमने जितना देखा वो ज्यादातर 11th का पोर्शन था, मतलब 11th का जो बायोलॉजी का आपका बुक होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप देखते हैं पॉलिनेशन, उससे पहले आप देखते हैं कि माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन, मेगास्पोर मतलब ओव्यूल, ये सब कैसे बनते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें एक कैसा चेंज आता है, एंडोस्पर्म क्या होता है, डेवलपमेंट में उसका कितना टाइप है, न्यूक्लियर टाइप क्या होता है, तो एंडोस्पर्म से भी जरूर क्वेश्चन बनता है। उससे पहले यहाँ पे पॉलिनेशन में यहाँ पे आप लोग को मेगास्पोर मदर सेल क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या है, कहाँ बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ओव्यूल का अरेंजमेंट, एनाट्रोपस ओव्यूल है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ओव्यूल से एक क्वेश्चन फिक्स है बनेगा। तो यहाँ पे हम ओव्यूल के बारे में अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे माइक्रोपाइल क्या होता है, चलाजल एंड क्या होता है, एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, सिनर्जिड्स, एक्सेल और पोलर न्यूक्लियाई, ये सब एक ओव्यूल के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट है, तो उनके बारे में भी हम अच्छे से देखते हैं। और ओव्यूल का जो अरेंजमेंट मैंने बोला यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप जरूर देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्शन में अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में आगे देखें तो यहाँ पे आ जाता है आपका एक क्वेश्चन जो बनता है वो रहता है एपोमिक्सिस से। एपोमिक्सिस एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि यहाँ पे कैसे रिप्रोडक्शन होके सीड का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, एपोमिक्सिस से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इतना बनता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन। इसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए जो
प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं उनके टाइप्स पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी से। तो ये आपका अलग अलग प्रोसेस जो है, यहाँ से क्वेश्चन कंपलसरी नहीं है, फिर भी बन सकता है। तो इतने क्वेश्चंस आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, यहाँ पे डिजीजेस जो डेवलप हो सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से या सेक्सुअल कॉन्ट्रासेप्शन होने की वजह से रिस्क जो डेवलप होते हैं, वो सब के बारे में आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप डीएनए के बारे में पढ़ते हैं, मतलब डीएनए कितना बेस पेयर है, किस किस से मिलकर बने हैं, शुगर है, फॉस्फेट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, वो पूछता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितना बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये क्वेश्चंस बनते हैं। एडेनिन और थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन, तो किस तरह से इनके बीच में पेयरिंग होती है, किस तरह से बॉन्ड बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। डीएनए होने की वजह से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने दिया, ग्रिफिथ ने दिया, तो ये भी क्वेश्चन जरूर बनता है कि ग्रिफिथ ने क्या दिया, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पे किस पे काम किया, बैक्टीरिया पे काम किया, एस स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन था, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो जेनेटिक्स का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन में आपको कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं, फिक्स है, और वो है यहाँ पे आप लोग का एनालॉगस ऑर्गन और होमोलॉगस ऑर्गन। तो एनालॉगी और होमोलॉगी से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। अडेप्टिव रेडिएशन, मतलब यहाँ पे आप लोग का कैमोफ्लेज से क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, यहाँ से भी जरूर पूछता है। बटरफ्लाई थी तो उसने कैसे चेंजेस आता है अगर इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो एनालॉगी और होमोलॉगी से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो वो आपको बनता है एवोल्यूशन से। डार्विन्स फिंचेस, डार्विन्स के अलग अलग यहाँ पे पॉस्टुलेट्स, जो अलग अलग थ्योरी दी गई, यहाँ से कभी कभी साइंटिस्ट के नाम भी पूछता है। तो इवोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर में आता है। इसके बाद आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स जो है वो ह्यूमन वेलफेयर में कैसे काम कर रहे हैं। अब वो कहीं पे बेवरेज बना रहे हैं, तो बेवरेज में अल्कोहल में कौन सा बैक्टीरिया या फिर कौन सा माइक्रोब काम कर रहा है, अलग है। बियर फॉर्मेशन है और ईस्ट है, ईस्ट बन रहा है, कर्ड बन रहा है, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बनाता है। उसके अलावा ईस्ट है, पेनिसिलिन है, बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है। मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि माइक्रोब्स जो कि हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट्स को भी हटाते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, उनके नाम पूछता है। तो यहाँ पे माइक्रोब्स के नाम पे हमारा मेन फोकस रहेगा। याद करिए हमने लास्ट में यहाँ एग्जाम्पल पे फोकस किया था एनिमल और प्लांट किंगडम में, अब यहाँ पे फिर से फोकस आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रोब्स में सीवेज ट्रीटमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, पूछता है एक्टिवेटेड स्लज क्या है, तो पता होना चाहिए कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जब होता है सीवेज का तो उसमें एक्टिवेटेड स्लज बनता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट एक इम्पॉर्टेंट है। बायोगैस से बहुत कम पूछता है, बायोगैस कभी कभी पूछ देता है कि किससे मिलकर बना है, तो मीथेन और CO2, तो इनके कॉम्पोजिशन से बनता है, तो बायोगैस से भी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा है बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड, वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और जल्दी आता नहीं से समझ में, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आता है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स के बारे में पूछता है। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी आता भी नहीं है, तो इसलिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट में आता है। सेल डिवीजन पढ़ ही चुके हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना था, साइकिल्स थे पूरे मियोसिस माइटोसिस के। लास्ट में आता है इकोलॉजी, यहाँ पे आप इन्वायरमेंट, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से इन्वायरमेंटल इश्यूज जो डेवलप होते हैं, अलग अलग एक्ट्स हैं, बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस हैं। ज़्यादातर कवरेज जो आता है वो आपका 11th के चैप्टर का आता है और 12th में जेनेटिक्स से आता है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे ये सब चैप्टर्स थे जो आपको पढ़ने हैं जब हम हमारे BHU के BSc AG के एंट्रेंस एग्जाम के लिए
पढ़ाई करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो कि हमने हर एक चैप्टर से कैसे टॉपिक्स को उठा के देखा है कि आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट पढ़ना था। आपको फिर से बता दूं एक बार कि हमारा जो डीएनएस एजुकेयर ऐप है उसके थ्रू आप जुड़कर हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसमें आके आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमारे इस प्लान से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। जितने ई नोट्स होते हैं, जितने भी यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ्स भी सेंड किए जाएंगे। ये सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जब आप हमारे इस क्रैश कोर्स के थ्रू ज्वाइन होते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के हर कोर्स के लिए आपको तैयारी प्रोवाइड की जाएगी। आप आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।